हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को 4 बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं। 5 बैंक हैं एक्चुअली, 4 बैंक नामी ग्रामी हैं, इसलिए मैंने 4 वर्ड यूज़ किया। तो मैं संडे को उसकी एनालिसिस लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग समझते हैं अरे भैया क्या होगा, गाइड हो जाए। तो शुरू से लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले समझो कि फ्राइडे को मार्केट ने एक ऐसी हरकत करी जो देखने में आपको रैली लगी पर समझने में कंप्लीट पजल है। कहोगे कैसे? तो देखो, एफआईआई बेच रहे थे, बेचा। डीआईए ने भी कोई खास सपोर्ट नहीं किया, फिर भी निफ्टी उड़ा, बैंक निफ्टी उड़ा। कैसे? तो दो सेक्टर ने संभाला, देखा जाए तो बैंकिंग ने और आईटी ने। और इन संभालने के सामने कहानी क्या है कि अरे बाबा एक्सिस का रिजल्ट आएगा, एचडीएफसी का आएगा, आईसीआईसी का आएगा, कोटक का आएगा, पीएनबी का आएगा। इतना बड़ा रिजल्ट और ऐसी क्या कहानी जो मतलब ये भागे जा रहे हैं, कुछ खबर लीक है क्या? कुछ कहानी तो है। तो यहाँ पर अगर हम एक ऐसे समझे कि पूरे हफ्ते में एफआईआई ने मोटा मोटा 9,000 करोड़ का माल बेचा और फ्राइडे को अकेले 400 करोड़ का। 400 करोड़ ज़्यादा बड़ा नंबर तो होता नहीं है। और डीआईए ने भी 2,000 करोड़ का सपोर्ट मोटा मोटा नहीं दिया, या बस मोटा मोटा पकड़ के चलो ऐसा कुछ। फिर भी मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक अकेले बैंक निफ्टी का 30-35% हिस्सा कवर करते हैं, और यही दोनों ने मिलकर इंडेक्स को खींचा। और यहाँ पर एक छुपी हुई चीज़ हुई, डेरिवेटिव में एक ही दिन में बिग ट्रेडर ने अपने शॉर्ट बेट, मतलब मार्केट गिरेगा इस उम्मीद वाले ट्रेड को बहुत तेज़ी से कट कर दिया। मतलब जो लोग मार्केट के एंगेंस्ट दांव लगा रहे थे वो पीछे हट रहे थे। और विक्स भी 11-13 के पास था, बिल्कुल। अरे वाह, वेरी गुड, अपन रिलैक्स बैठे हैं। वजह सिंपल, बैंकिंग और आईटी दोनों एक साल से पीछे थे। प्राइवेट बैंक इंडेक्स एक साल में फ्लैट, आईटी इंडेक्स तो भैया मरा पड़ा है। तो मार्केट ने सोचा रिजल्ट का वेट क्यों करे, पहले खरीद लो। इसको अपन बोलते हैं फोमो, ठीक है, इसको बोलते हैं फोमो। अब इस फोमो के पीछे रिजल्ट को समझना पड़ेगा, और रिजल्ट में कुछ टर्म आते हैं। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आसान भाषा में बताऊंगा, तो कुछ टर्म मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में जिक्र बार बार आएगा, जिसमें हम बात करेंगे एनआईएम की, कासा की, एनपीए की, ठीक है। और हम पूरा रिजल्ट एनालिसिस देसी भाषा में करेंगे कि प्रॉफिट कितना बढ़ा है, लोन और डिपॉजिट कैसे बढ़े हैं, और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो गंदा लोन जो डूब सकता है, वो घटना चाहिए ना बैंक का, तो वो कितना कम या ज़्यादा हुआ है। और इसमें जब हम एनआईएम की बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोला जाता है, यानी बैंक अपने लोन से कितना कमाता है, डिपॉजिट पर कितना खर्च करता है, उसका फ़र्क एनआईएम। जितना ज़्यादा एनआईएम उतना ज़्यादा मुनाफा, आप ऐसे समझ लो। कासा का मतलब होता है करंट और सेविंग अकाउंट का पैसा। ये पैसा बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा है, क्योंकि हम और आप बैंक में पैसा डालते हैं और इसी को बैंक आगे लोन पे देकर अच्छा इंटरेस्ट कमाता है, यानी कासा बढ़ रहा है तो बैंक के लिए अच्छा है। फिर हम बात करते हैं एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो लोन जो बांट दिए गए हैं बट वापस नहीं आएंगे, तो जितना कम उतना अच्छा, ठीक है। आसान कर दिया। अब इसका जिक्र हम 1 बाय 1 रिजल्ट में करेंगे, जिससे आप कहेंगे कि नहीं भैया बहुत आसान भाषा में सिखाया और समझाया है। तो अगर हम एक्सिस बैंक से बात करें, कम उम्मीद थी लेकिन रिजल्ट थोड़ा बेहतर आ गया। प्रॉफिट सिर्फ 1% बढ़ा, नंबर छोटा है, पर जो एनालिस्ट हैं, मार्केट है, उनको उम्मीद पहले से ही बहुत कम थी। इसलिए इसको बोला जाता है उम्मीद को बीट करना। यानी मान लो उम्मीद था 15 नंबर लाएगा, 17 नंबर ले आया, ठीक है। और एनआईएम जो है 18 क्वार्टर के सबसे नीचे लेवल पर चला गया, मतलब डिपॉजिट की महंगाई का सबसे ज़्यादा असर एक्सिस पर पड़ा है। एनपीए थोड़ा इंप्रूव हुआ है हेल्दी लेवल पर, 39 बेसिस पॉइंट के आसपास, मतलब हर 10,000 के लोन में सिर्फ 39 रुपीज़ ही रिस्की है, ठीक है। तो ये थी एक्सिस की कहानी, जहाँ पर आप समझ लो कि कम उम्मीद थी, थोड़ा बेहतर निकल के आया है। बट ना आप बुरा कह सकते ना बहुत अच्छा कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़े पॉजिटिव टोन में समझ सकते हो, ठीक है। अब हम एक्सिस की बात करते हैं। बड़ा बैंक है लेकिन कहानी इन लाइन है, छोटा सा मिस है। क्या है? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम रहा। अप्रॉक्स 19,300 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 19,000 करोड़ के पास आया, पर लैंडिंग अच्छी रही है। मर्जर के बाद भी लोन बुक 15.4% साल दर साल बढ़ा है, जो अच्छी बात है। डिपॉजिट भी 15% बढ़ा है, एडवांस के बराबर, ये अच्छी बात है। पर यहाँ ट्विस्ट है, कासा यानी सस्ता पैसा हमारा और आपका सिर्फ 9% बढ़ा है।
मतलब जो नया डिपॉजिट आ रहा है भाइयों वो महंगा है। क्यों? एचडीएफसी के साथ जो होम लोन कंपनी मर्ज हुई थी वो तो आपको पता होगा, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, तो उसका लोन बुक बहुत लंबा है, 15-20 साल का। पर कोई डिपॉजिटर यानी मान लो हम और आप हैं तो 8-10 साल का तो फिक्स डिपॉजिट करते नहीं मैक्सिमम लेवल पे, तो बैंक को बार बार महंगे या लंबे डिपॉजिट जुटाने पड़ते सिर्फ अपना हिसाब मैच करने के लिए। इस वजह से एनआईएम पर यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो सिखाया था अभी तुरंत, उस पर प्रेशर है और ये मर्जर का असर भी दिख रहा है अभी तक। यानी एचडीएफसी एट पार कह लो। अब आते हैं जिसने छक्का लगाया, सबसे बढ़िया सबसे बैलेंस्ड आईसीआईसी बैंक। रिजल्ट ओवरऑल अच्छा रहा, कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों साइड स्ट्रांग है। सबसे बेहतरीन चीज़ इनकी जो मुझे लगी, आप भी ध्यान देना, ये अपनी प्रोविजनिंग मतलब फ्यूचर के रिस्क के लिए पहले से पैसा अलग रख रहे हैं, बहुत स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं कि कल के डेट में कोई पंगा ना पड़े। जब प्रॉफिट अच्छा हो, थोड़ा ज़्यादा जब प्रोविजनिंग रख दो तो क्या होगा, तो अर्निंग हमेशा स्मूथ दिखेगी ना। और मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, ये ट्रिक एचडीएफसी बैंक अपनाता था, उसको अब आईसीआईसी बैंक वाले अपना रहे हैं। अब सोचो एक समय था जब आईसीआईसी बैंक का खराब आया था और एचडीएफसी बैंक ऊपर चल रहा था, फिर आईसीआईसी बैंक वाले ने कवर किया और एक्चुअली देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक वालों से बहुत कुछ सीखा कि वो आगे क्या कर रहे थे, उसी चीज़ को अपना रहे हैं और बिल्कुल आरबीआई के रूल के अंदर बाहर नहीं। एंड दैट्स द बिग रीज़न आईसीआईसी अपना चल रहा है। फिर हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, बेहतर रिजल्ट, प्रॉफिट 15% बढ़ा। जो एनालिस्ट हैं, स्ट्रीट है 19-20% उम्मीद कर रहा था, सरप्राइज है। एनआईएम भी गिरा, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.65% से 4.53%, यानी डिपॉजिट महंगे हो रहे हैं सबकी तरह। ये कुछ पॉइंट याद रखना, क्योंकि मैं सिर्फ बैंक की एनालिसिस नहीं करूँगा, इससे मुझे क्या मतलब समझना है आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। पर एसेट क्वालिटी देखोगे तो नेट एनपीए सिर्फ 27 बेसिस पॉइंट है, एक्सिस का कितना था 39, तो कोटक का बेहतर है, करेक्ट है। और जो वो एनपीए है यानी फालतू वाले लोन, वो भी सिर्फ 27% साल दर साल कम हुए, लोन बुक भी 15% बढ़ा है, तो ओवरऑल कोटक अच्छा है। तो अब यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला समझो प्राइस और क्वालिटी का। एनआईएम गिरा मतलब प्राइस थोड़ा कम मिला पर रुपया बराबर, पर लोन बुक 15% बढ़ा मतलब क्वालिटी ज़्यादा बिक गई क्वांटिटी में, करेक्ट। तो जब क्वांटिटी प्राइस के नुकसान को कवर कर दे तो मुनाफा फिर भी बढ़ता है, और यही वजह है कि कोटक सबसे अच्छा रिजल्ट निकाला और स्टॉक में सबसे ज़्यादा रैली भी देखी गई। समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों, और बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते बट चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हुए। और अगर आपको यही चीज़ सीखनी है तो आप ज़रूर मेरा मेंबरशिप सेक्शन, यूट्यूब का मेंबरशिप सेक्शन ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको लाइफ लॉन्ग बेहतरीन लर्निंग मिलेगी, क्योंकि हर संडे वीडियो आती है और मॉर्निंग में भी मुझे कुछ बेहतर सिखाने का लगता है। मतलब एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर मेंबरशिप आपके लिए रामबाण दवा की तरह है। अब हम बात करते हैं पीएनबी की सबसे सरप्राइज, पीएसयू का रिजल्ट 119% साल दर साल प्रॉफिट ग्रोथ है, ये कहीं से छोटा नंबर नहीं है। एनपीए रेशियो सिर्फ 28 बेसिस पॉइंट, कोटक के बराबर का, मतलब सरकारी बैंक प्राइवेट के बराबर एनपीए मेंटेन कर रहा है। इतना तो आपको भी पता होगा, सरकारी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ज़माने में सबसे बेकार माना जाता था, यानी अब ये प्राइवेट से कम्पीट कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में पीएसयू बैंक ने बड़ा क्लीन अप किया है, पुराने जो गंदे लोन थे निकाल दिए, सेटल किए, मतलब उसका जो मतलब जो ये जो पाप थे, पाप को धोआ, उसका रिजल्ट दिख रहा है। अब एक और नया ट्रेंड, पीएनबी बहुत तेजी से व्हीकल लोन में घुसा है, जो पहले प्राइवेट बैंक का एरिया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यही हो रहा है अगर आप ध्यान दो तो ओवरऑल कहानी बेहतर है, राइट। अब इसको रैंकिंग कैसे लाओगे नीचे से ऊपर तक, कमेंट में बताओ। मतलब जैसे मैंने 5 बताए ना, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक और पीएनबी, तो आप रैंकिंग में सबसे नीचे किसको दोगे, मतलब 5वें पे किसको दोगे, चौथे पे किसको दोगे, तीसरे पे किसको दोगे, दूसरे पे किसको दोगे, पहले पे किसको दोगे। मैंने क्लियर बताया वीडियो के दौरान, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप किसको दोगे, क्योंकि इसी से खेल मचेगा, ठीक है। अब कमेंट में लिखना है भैया, कंजूसी नहीं करनी है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपसे भी थोड़ा सा तो समझे कि मेरी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं। अब इन 5 रिजल्ट को जोड़ दो तो एक थीम निकलेगा। पहला, एसेट क्वालिटी मतलब बेकार लो बराबर, सभी जगह कंट्रोल में है, और ये सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, इंडिया की हेल्थ बताता है। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में है,
लोग लोन ले रहे हैं, खर्च करें, यानी इकोनॉमी चल रही है। तीसरा, रिटेल डिपॉजिट सबके लिए मुश्किल बन चुका है, तो सबको चाहिए, करेक्ट, सब महंगे मिल रहे हैं, बैंक के पास यानी रिटेल डिपॉजिट में इशू है। चौथा, ये रिस्क है जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, बैंक अभी महंगे लंबे डिपॉजिट लॉक कर रहे हैं। अगर 6-12 महीनों में आरबीआई रेट कट करता है तो लेंडिंग रेट तुरंत गिर जाएगा, पर पुराने महंगे डिपॉजिट अभी भी चलते रहेंगे। मतलब रेट कट इक्वल टू बैंक के लिए अच्छा, इतना सिंपल नहीं होने वाला है, ये पैरा को नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे खाली रेट कट पे जब गूगल आर्टिकल आएंगे, मीडिया आर्टिकल आएंगे, या कोई यूट्यूबर वीडियो बनाएगा, ये पॉइंट आपको डिस्कस करके नहीं बताएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वो सिखाऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर नहीं बताएगा। पांचवा, बैंक अब ग्लोबल मार्केट में जा रहे हैं फंडिंग के लिए, डॉलर में ईसीबी लोन या अपना हिसाब को मैच करने। अब ये किस तरीके से निकल के आएगा आगे आने वाले क्वार्टर में, ये बेहतरीन चीज़ होने वाली है, राइट। अब हम कहते हैं अगले हफ्ते की कहानी। अब अगले हफ्ते की कहानी में भैया मामला बड़ा सिंपल है कि अगर आपको ध्यान देना है तो थोड़ा यूएस ईरान का मामला भी बहुत टाइट हो चुका है, बहुत टाइट, क्योंकि अमेरिका के भी 3 लोग मरे हैं, सैनिक 2 मरे हैं और 1 गायब हो गए हैं। अमेरिका ने बोला है भैया यूके तुम्हारे यहाँ से हमको हेल्प चाहिए। अब यूके टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर यूके हेल्प कर दिया तो सीधा वो मैदान में उतरेगा तो जैसे ईरान गल्फ कंट्री पे अटैक कर रहा है वहाँ भी कर सकता है। तो ये मामला बड़ा ही अजीबो गरीब हो रहा है। बट बैंकिंग की अगर बात करें तो देखो ओवरऑल जो अच्छे हैं पहले ही परफॉर्म कर चुके हैं। तो ऑलरेडी यूट्यूब मेंबरशिप में मैंने आप लोगों को सिखाया था रिजल्ट से पहले कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रिजल्ट से पहले पोजीशन बनती है, जो मैंने वहाँ पर पूरा डिटेल एग्जाम्पल में बताया था। और रिजल्ट के बाद क्या होता है, रिजल्ट अच्छे हो तो भी गिर जाते हैं। तो प्लीज़ रिजल्ट देखकर मार्केट को कभी आकलन मत कीजिए कि आज रिजल्ट अच्छा है कल मैं बाय करूँगा। 70% टाइम ऐसा होता है रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मार्केट वो स्टॉक गिर जाता है, और रिजल्ट बुरे आते हैं तो स्टॉक बढ़ जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट बेस पे मैं अगले दिन ट्रेडिंग करूंगा, उसको मैं जुआ बोलता हूँ। इसीलिए वो जो मेंबरशिप की वीडियो में जो स्ट्रेटजी दी है उसको फॉलो कर लीजिए। मुझे बस मार्केट लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठहराव, कहीं ना कहीं यूएस ईरान के टेंशन में रहेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैंने वो 5 एनालिसिस बताई वो मैं पोजिशनल में या इन्वेस्टमेंट में जो मैं हमेशा बैंकिंग थीम के बारे में बात करता हूँ, वहाँ पर मैंने ये सिखाने की कोशिश की खाली प्राइवेट ना करो। अब ये जो सरकारी बैंक हैं वो भी कुछ कमाल धमाल कर रहे हैं, तो उस कमाल धमाल में आप सरकारी को ना छोड़ो। ठीक है, ये मेरा सबसे बड़ा मकसद था आपको बताने का। बाकी और जो भी अपडेट होगी मॉर्निंग में मैं आपको देता ही हूँ लाइव आके, तो वो मॉर्निंग में मैं लाइव आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो में अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमें सपोर्ट करने के लिए। और जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।